नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, क्लास 6 की एनसीईआरटी में हम लोग कवर कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान को। दोस्तों, आज हमारा अध्याय नंबर 6 है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं अपने देश भारत के बारे में। दोस्तों, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर से भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। दोस्तों, प्रायद्वीप स्थल खंड के ऐसे भाग को कहा जाता है जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। ऐसे भूखंड को प्रायद्वीप कहा जाता है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। दोस्तों, लगभग एक्यूरेट आंकड़ा है इसका 3214 किलोमीटर। दोनों डेटा आपको याद रख लेना है दोस्तों। तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। दोस्तों, इसका एक्यूरेट आंकड़ा है 2933 किलोमीटर। यह पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ है, याद रखना है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। 2001 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत स्थिति, दोस्तों, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा जो कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यह भी आपको याद रखना है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। दोस्तों, यह जो पॉइंट है यह कन्याकुमारी में स्थित है और यह 37 डिग्री 6 मिनट वाला जो पॉइंट है यह इंदिरा काल है जो कि लद्दाख में स्थित है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच स्थित है। दोस्तों, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर जो यह रेखा है यह स्थित है गुजरात में। एक स्थान पड़ता है गुहार मोता, वहाँ पर पड़ता है। और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और उस स्थान का नाम है किवीथू, वहाँ पर स्थित है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी दोस्तों? वो होगी बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। दोस्तों, भारत को अगर हम बांट देते हैं तो वह उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हमारा प्यारा देश भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्धों में स्थित है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। दोस्तों, इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। दोस्तों, यह जो समय मानक समय रेखा है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। दोस्तों, भारत का मानक समय
ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे चलता है। भारत के पड़ोसी देश दोस्तों 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? दक्षिण में समुद्र में स्थित महाद्वीप पाक। दोस्तों उन देशों को हम देख लेते हैं, मैप से समझ लेते हैं कौन कौन से देश हैं भारत के पड़ोसी। नंबर 1 पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। यह देश हैं जो भारत की सीमा से लगे हुए हैं। और पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। यह पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों कि पाक जल संधि द्वारा श्रीलंका भारत से अलग हुआ है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी थी, याद रखना है दोस्तों। इसके पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरीय का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या फिर इसको हिमाद्री नाम भी दिया जाता है। इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर हैं मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला का नाम है या फिर इसको वाही हिमालय भी कहा जाता है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल तथा सपाट है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। दोस्तों इसको थार मरुस्थल कहा जाता है। तो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित हैं। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। दोस्तों दक्कन के पठार की बात कर रहे हैं। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की ओर तरफ बहने वाली नदियां हैं। दोस्तों अपवाद स्वरूप नर्मदा और ताप्ती नदियां पूरब को न बह करके यह दोनों नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और ये दो नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बल्कि यह दोनों नदियां एस्चुअरी का निर्माण करती हैं जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या फिर सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। दोस्तों क्योंकि पूर्वी घाट को पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के द्वारा इसको काट छांट बहुत ज़्यादा किया गया है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान काफी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं।
वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। और ये नदियाँ अपने मुहानों पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। दोस्तों, इसको आपको याद रखना है कि सुंदरवन का डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है। भारत में दो द्वीप समूह भी हैं, लक्षद्वीप समूह जो कि अरब सागर में स्थित है। दोस्तों, एक केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही वर्ष 2004 में सुनामी से यह बहुत प्रभावित हुआ था। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने। दोस्तों, हम लोग अब पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रवाल क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। दोस्तों, प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। दोस्तों, लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप का ही उदाहरण है जो कि अरब सागर में स्थित है। दोस्तों, बहुत सी लड़कियों का नाम नदियों के नाम पर होता है, जैसे यमुना, मंदाकिनी तथा कावेरी। दोस्तों, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। दोस्तों, जलोढ़ निक्षेप क्या होता है? ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। दोस्तों, सहायक नदी क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है उसको सहायक नदी कहा जाता है।